भारत की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी, दुनिया की कुछ सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज में से एक, वो कंपनी जिसके नेट एसेट्स 11 बिलियन डॉलर्स के हैं, जिसकी मार्केट कैप 43 बिलियन डॉलर्स की है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। बट क्या ये कंपनी हमेशा ऐसे थी? क्या इनका मार्केट कैप हमेशा से इतना अच्छा था? क्या इसके एसेट्स हमेशा से इतने थे? जी नहीं, शुरू में हालत बहुत बुरी थी। इतनी बुरी थी कि इनको अपनी कार्स के ऊपर 2-2 लाख रुपए के डिस्काउंट दे पड़ रहे थे। इतनी बुरी थी कि सोशल मीडिया पे इनकी कार्स का मजाक उड़ता था। इतनी बुरी थी कि इसके बिकने की नौबत आ गई थी। चलिए शुरू से शुरू करते हैं और समझते हैं कि टाटा मोटर्स ने ऐसा क्या किया कि कंपनी वहां से वहां तक आ गई। ये कंपनी फर्स्ट से अर्श तक पहुंच गई, फ्रॉम वेरी लो टू वेरी हाई। इस कंपनी ने क्या ऐसा किया, क्या ऐसी चीजें सही करी और क्या चीजें गलत थी? चलिए शुरू से शुरू करते हैं, इसके इतिहास से शुरू करते हैं। ये कंपनी 1945 में एस्टेब्लिश हुई थी बाय मिस्टर JRD टाटा। हम सब जानते हैं इनको। और ये कंपनी जब एस्टेब्लिश हुई थी तब इसका नाम टाटा मोटर्स नहीं था, तब इसका नाम टेल्को था। टेल्को मींस टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। 1948 में इन्होंने पहला स्टीम्ड रोड रोलर बनाया मार्शल एंड सन्स के कोलैबोरेशन के साथ। 1954 में पहला कमर्शियल ट्रक बनाया TMB 312। 1964 में 1210 सीरीज ऑफ व्हीकल्स बनाए जमशेदपुर से। 1975 में टाटा 1210 सेमी फॉरवर्ड मॉडल बना। 1983 में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी कमर्शियल व्हीकल्स शुरू हुए। 1986 में LCV 407 टाटा 407 लॉन्च हुआ। 1989 में मल्टी यूटिलिटी टाटा मोबाइल लॉन्च करा गया। 1991 में हम सबकी फेवरेट टाटा सियारा लॉन्च करी गई, द लेजेंडरी टाटा सियारा। 1992 में टाटा एस्टेट आई। 1994 में टाटा सुमो आई। 1998 में मोस्ट इंपोर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ टाटा मोटर्स, टाटा सफारी एंड इंडिका लॉन्च हुई। इंडिका टाटा की पहली इंडिजीनियस पैसेंजर हैचबैक थी। फर्स्ट, हम टाटा मोटर्स की कार्स को दो चीजों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 आर फर्स्ट जनरेशन ऑफ व्हीकल्स, नंबर 2 इज सेकंड जनरेशन ऑफ व्हीकल। फर्स्ट जनरेशन ऑफ व्हीकल मतलब मल्टी यूटिलिटी टाटा मोबाइल, टाटा सियरा, टाटा एस्टेट। सेकंड जनरेशन मतलब इंडिका, सफारी एंड सुमो। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ व्हीकल्स थी ये ह्यूजली सक्सेसफुल थी। ये वो थी जिन्होंने टाटा मोटर्स को या टेल्को को टेल्को बनाया था, टाटा मोटर्स को टाटा मोटर्स बनाया था। सेकंड जनरेशन ऑफ व्हीकल्स इंडिका, सफारी एंड सुमो ये सक्सेसफुल थी, ये फेलियर बिल्कुल भी नहीं थी, ये सक्सेसफुल थी। बट ये उतनी सक्सेसफुल नहीं थी कि ये टाटा मोटर्स का फॉर्च्यून ही चेंज कर देती। ये इतनी सक्सेसफुल नहीं थी। इस पीरियड के बाद टाटा ने बहुत सारी कार्स लॉन्च करी। टाटा नैनो लॉन्च हुई, मांजा लॉन्च हुई, आर्या लॉन्च हुई, सफारी स्ट्रॉम लॉन्च हुई, जेस्ट लॉन्च हुई, बोल्ट लॉन्च हुई। टाटा मोटर्स को वो सक्सेस नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। इशू क्या था? सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स थे। कई बार उनकी कार्स सड़क पे खराब हो जाती थी। सोशल मीडिया पे उनकी कार्स के बारे में उल्टा सीधा लिखा जाता था। इनकंसिस्टेंट क्वालिटीज होती थी। टाटा मोटर्स के बारे में ये लिखा जाता था कि उनकी कार्स अनरिलायबल है। लोग डरते थे कि टाटा मोटर्स की कार कहीं पे भी खड़ी हो जाएगी। 2016 आते आते तक इतनी बुरी हालत हो गई थी कि टाटा मोटर्स ने सिर्फ 10,728 यूनिट सेल करे। ये बहुत बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी टाटा मोटर्स के लिए। नाउ कम टू फेब 2016। फेब 2016 के अंदर एक जर्मन CEO आते हैं, उनका नाम होता है गंटर बुचेक। टाटा मोटर्स में ज्वाइन करते ही कुछ इश्यूज देखते हैं। नंबर 1 इशू कॉम्प्लिसेंसी, नंबर 2 क्वालिटी, कॉस्ट, मिसिंग प्रोडक्ट फॉर द मार्केट, इन द नटशेल इनएबिलिटी टू टेक टाइमली एक्शंस। मार्केट को प्रोडक्ट कुछ और चाहिए, मार्केट में प्रोडक्ट कुछ और लॉन्च हो रहा है। मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट में कोई कंप्लेंट आ रही है तो उसका फीडबैक प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम तक और फिर वापस प्रोडक्शन तक आने में बहुत टाइम लग जाता था। तब तक ऐसे बहुत सारे केसेस आ जाते थे। इनको समझ में आ गया था कि इनको बहुत रेडिकल चेंजेस करने पड़ेंगे, नॉर्मल चेंजेस से काम नहीं चलेगा। इन्होंने फिर एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको हम कहते हैं 6 रेलेवेंट एंगल्स ऑफ अटैक। रेलेवेंट एंगल्स ऑफ अटैक एक एरोनॉटिकल इंडस्ट्री का स्लैंग है जो कि यूज करते हैं। ये वो एंगल होता है जो कि ये इंश्योर करता है कि आपका एरोप्लेन हवा में रहे एयर के आगे। इसी फिलॉसफी को उन्होंने यूज किया टाटा मोटर्स के अंदर। 6 एंगल ऑफ अटैक बिजनेस और स्ट्रेटजी में भी इन्होंने इसी प्रिंसिपल को यूज किया। इन्होंने वो 6 स्ट्रेटजीज बनाई जिससे कि इनका प्लेन फ्लोट में रहे। इट मींस टाटा मोटर्स फ्लोट में रहे, नंबर 1, नंबर 2 ग्रो करे। अब जो 6 की स्ट्रेटजीज टाटा मोटर ने आइडेंटिफाई करी थी वो क्या क्या 6 स्ट्रेटजीज थी? वो 6 स्ट्रेटजीज थी टॉप लाइन कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूवमेंट ऑफ कोर प्रोसेसेस, कस्टमर सेंट्रिसिटी, न्यू टेक्नोलॉजीज, बिजनेस मॉडल्स एंड पार्टनरशिप्स, लीन एंड अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ये 6 स्टेप थे जो इन्होंने इंप्लीमेंट करे थे टाटा मोटर्स के अंदर
स्टेप बाय स्टेप अलग अलग डिपार्टमेंट्स ने, और ये बहुत रेडिकल चेंजेस थे कंसीडरिंग कि एक कंपनी जो बहुत ही ब्यूरोक्रेटिक तरीके से अभी तक रन हो रही थी। सबसे पहले उन्होंने नोटिस किया कि टाटा मोटर्स के अंदर दुनिया भर के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है। टू प्रोसीड इट फर्दर, पहले मैं समझाता हूँ प्लेटफॉर्म होता क्या। प्लेटफॉर्म वो बेस होता है जिसके ऊपर इंजन लगाया जाता है, अलग अलग कंपोनेंट लगाए जाते हैं, इनको हम प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। पहले इन्होंने देखा कि टाटा मोटर्स के अंदर दुनिया भर के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स चल रहे थे। इन्होंने फिर सबसे पहले क्या किया, इन्होंने इन सारे प्लेटफॉर्म्स को हटा के सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स पर फोकस किया, ओमेगा एंड अल्फा। ओमेगा वो प्लेटफॉर्म था जो कि जेएलआर ने बनाया था, अल्फा टाटा ने इन हाउस बनाया था। ओमेगा वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हैरियर बेस्ड है, अल्फा वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अल्ट्रॉस बेस्ड है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ प्लेटफॉर्म्स को रिड्यूस करने का वो ये हुआ कि एक तो इनकी कॉस्ट कम आई, दूसरा जो डेवलपमेंट का टाइम था वो कम हुआ, तीसरा जो इनका प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने का टाइम होता है वो कम हुआ। क्यों? क्योंकि इनको हर बार एक नया प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है, इनको वही प्लेटफॉर्म लेना है, एक नई कार बनानी है ऊपर। दूसरा इन्होंने सबसे बड़ा इशू देखा कि टाटा मोटर्स के अंदर जब इन्होंने ज्वाइन किया था तो 14 लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट थी। अब 14 लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट से कुछ बहुत बड़े बड़े इश्यूज आ रहे थे। नंबर 1, जो कम्युनिकेशन ट्रैवल करता है नीचे से ऊपर तक या ऊपर से नीचे तक, इट टेक्स टाइम। कई बार होता है कि अलग अलग लेयर्स पे आपको अप्रूवल लेने पड़ते हैं, अगेन इट टेक्स टाइम। जिस तरीके से ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया में एंटर कर रहे थे, टाइम सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी हो गया था उस टाइम, राइट? तो इन 14 लेयर्स को रिड्यूस करके उन्होंने 5 में रिड्यूस किया। इन 5 से बेनिफिट क्या हुआ? सबसे पहले एक लीन स्ट्रक्चर मिला, एंड नंबर 2, जो कम्युनिकेशन का टाइम था वो बहुत ही कम हो गया ट्रैवल करने का, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इन्होंने एक और बहुत बड़ा चेंज किया, इन्होंने बहुत छोटी टीम्स बनाई। ये टीम्स रादर देन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, इट मींस एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ना होके ये टीम्स क्रॉस फंक्शनल टीम्स थी। ये टीम्स आपस में कम्युनिकेट कर सकती थी और बहुत फास्ट तरीके से फीडबैक ऐसी टीम्स में ट्रैवल करता था। आप ये कह सकते हैं कि पहले टाटा मोटर्स बहुत ब्यूरोक्रेटिक थी बट अब बहुत एजाइल थी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब टाटा हैरियर शुरू में लॉन्च हुई, अंडर पावर इंजन्स था और मार्केट डिडंट टेक इट वेरी वेल, बट जिस स्पीड से हैरियर का सेकंड वर्जन लॉन्च करा गया विद एप्रोप्रिएट इंजन्स एंड विद प्रॉपर फीडबैक ऑफ द मार्केट, एंड मार्केट कंसीडर हैरियर वेरी वेल। एक ऐसा प्रिस्टीन एग्जांपल था कि किस तरीके से फास्ट फीडबैक एंड टाइम टू गो टू मार्केट अगर आप रिड्यूस कर पाते हो तो बहुत जल्दी और बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स आप लॉन्च कर सकते हो। इन्हीं सब चेंजेस की वजह से टाटा मोटर्स ने बहुत बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर, बहुत रिलायबल और रोबस्ट प्रोडक्ट्स बनाए। इंस्टेड के टाटा मोटर्स, जो कि कभी किसी टाइम पे ये जाना जाता था कि टाटा मोटर्स खाली टैक्सी वालों के लिए है, अब टाटा मोटर्स की कार लोग प्राइड के साथ चलाते हैं और लोग 30-30 लाख रुपए तक पे करते हैं उनकी गाड़ियों के लिए। इन्हीं चेंजेस की वजह से टाटा मोटर्स बहुत तेजी से ग्रो हुआ और अब टाटा मोटर इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर जिस तरीके से काम कर रहा है, इट्स बॉन्कर्स। ये किसी को भी हैरान कर सकता है। ये वो कहानी थी जहां से टाटा मोटर्स शुरू हुई थी और आज टाटा मोटर्स कहां पे पहुंच गई है। टेक केयर, बाय बाय।